कितना होता है जो अपना बॉडी में पर डे फिल्ट्रेट 180 लीटर होता है, और जो रिलीज करते हैं वो कितना होता है 1.5 लीटर होता है। इसका मतलब कितना हमारी बॉडी में वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है 99% हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन किसके बारे में। अच्छा हाँ, जो आपका यूरिन होता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है कि कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट का मतलब समझ में आता है बहुत ज्यादा पानी पानी पानी, या फिर पानी का अमाउंट कम रहता है। आपकी जो बॉडी होती है वो उस फिल्ट्रेट को 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेट कर सकती है। कैसे करेगी मैं बताऊंगा। कहां पे करेगी, आप सबकी बॉडी में। हो रहा है क्या, हो रहा है। अगर नहीं होगा तो किडनी खराब है। किडनी खराब है तो एक प्रोसेस किया जाता है हीमोडायलाइसिस, वो भी क्या ऐसे होता है बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करवाना, बीमारी करवानी है। किडनी खराब करूंगा पहले मैं, फिर आप डॉक्टर बनी जाओगे तो उसका इलाज कर लोगे। भाई पहले बीमारी का पता तो हो ना कि बीमारी ऐसे होती है तो उसको ऐसे सही करना है। पता लगे बीमारी का पता नहीं और सही करने चले गए, क्या करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। इधर तो देखो, अरे लिखना बंद करो, बस देख लो एक बार। काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोज करना। एकदम खतरनाक बच्चे हो तुम यार। तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट करंट है, फ्लो। वेरी गुड, मजा ही आ गया। काउंटर करंट का मतलब होता है कि जो फ्लो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैं किस किस चीज की इंपॉर्टेंस है वो देखो। कभी आपने नाम सुना है वो लूप ऑफ हेनले, कभी आपने नाम सुना है उसका वासा रेक्टा। ये जो लूप ऑफ हेनले है क्या, है ऐसा होता है। अरे होता है क्या, होता है। ये वाली कौन सी लिंब होती है, डिसेंडिंग। ये वाली कौन सी होती है, ये क्या ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या। इधर जो फ्लो आता है वो नीचे आएगा, इधर जो है वो ऊपर जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है क्या। अरे बोलो ना, है या नहीं है, है। जो वासा रेक्टा है वो भी तो ऐसे ही फ्लो करती है। ये वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी है, क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे इधर तो देखो, ये देखो मैंने क्या बना दिया, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे है या नहीं है, ठीक है। अब इधर और उधर लूप ऑफ हेनले जो होता है वो भी किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, काउंटर करंट को। जो वासा रेक्टा है वो भी किसको फॉलो कर रहा है, काउंटर करंट को। और दोनों मिलकर भी किसको फॉलो कर रहे हैं, काउंटर करंट को। किसको कर रहे हैं, काउंटर करंट को। अच्छा ये तो पता नहीं, ये जो वासा रेक्टा है इसके पैरेलल ही होती है, मतलब इसका ये वाला रीजन और इसका ये वाला रीजन। देखो इसमें जो फ्लो है वो ऊपर जा रहा है, इसमें देखो नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर या फिर किस किस का रोल होता है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। क्या लूप ऑफ हेनले एक दूसरे के साथ में काउंटर करंट में है। क्या वासा रेक्टा की दोनों जो आर्म होती है वो एक दूसरे के साथ में काउंटर करंट में है। अरे है क्या, नहीं है। क्या वासा रेक्टा और जो लूप ऑफ हेनले है वो एक दूसरे के साथ में काउंटर करंट में है। तो यही तो अपन को करना है। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कौन सा वाला नेफ्रॉन का पार्ट किसके लिए परमिएबल होता है, किससे किसका रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, किससे किसका एक्सक्रीशन हो सकता है, याद तो होगा ही ना। झूठ काफी अच्छा बोल लेते हो वैसे तुम लोग। अब हम बनाते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा ये बताओ, पहले तो हमें इसका ये पता होना चाहिए कि अपन इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। यहीं पे लिख लो, इसमें साथ में है ना।
जो लूप ऑफ हेनले है वो भी काउंटर करंट में होता है, जो वाशर एक्ट है वो भी काउंटर करंट में रहता है, और जो दोनों आपस में है वो भी कैसे रहते हैं, काउंटर करंट में रहते हैं। इसको पढ़ने के बाद में हमें किस चीज के बारे में पता लगेगा? हाँ, कि जो यूरिन है वो कंसंट्रेट आ रहा है कि डाइल्यूट फॉर्म में आ रहा है, और कितना ज्यादा कंसंट्रेट हो सकता है उसके बारे में अपन को पता लगना। तो मैं दो बातें पता होंगी, एक होता है किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट और एक होता है मेडुला वाला पार्ट। जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला वाले पार्ट में मिलता है कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलता है? ये देखो मैंने क्या बना दिया है, पीसीटी। लूप ऑफ हेनले की कौन सी वाली आर? देखो देखो इधर, ये है बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल के पास में वो आ जाती है, वो कौन? ये कौन है? ठीक है, ये ना अपन को वासर एक्टा से मतलब है केवल, है ना, तो अपन वासर एक्टा बना लेते हैं इधर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? कॉर्टेक्स है। ये आउटर मेडुला है, और ये है इनर मेडुला। कभी आपने नाम सुना है मोलरिटी का? सुना ही होगा। कहाँ पे सुनते हो? केमिस्ट्री में। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड इधर भी आता है अपने, उसको बोला जाता है ऑस्मोलरिटी। जैसे आप उधर सुनते हो मोल से रिलेटेड मोलरिटी, इधर भी क्या हो जाएगा? ऑस्मोल से रिलेटेड ऑस्मोलरिटी। ठीक है, तो देखो हमें पता करना है कि किसकी कौन से वाले मतलब नेफ्रॉन के पार्ट की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है इधर फिल्ट्रेट जो आता है, उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 300। कितना होता है? 300 मिली ऑस्मोल। ये जो पीसीटी है उसमें भी ऐसा ही 300 ही रहता है। जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं ये बढ़ता जाता है, 400, फिर 600, फिर 800, फिर 900, और अल्टीमेटली इधर कितना हो जाता है? 1200। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए क्या बात? अब एक बात बताओ, नेफ्रॉन के बताओ, अपन को यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो अपन पानी निकाल के पानी जाने दे, पानी को बॉडी में रखना है, रीअब्जॉर्ब करना है कि उसको जाने दे, रीअब्जॉर्ब करना है। तो इस और रीअब्जॉर्ब करेंगे तो नेफ्रॉन के पार्ट से ही कर सकते हैं अपन। तो कौन सा वाला हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि जहां से अपन ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर पाए? थोड़ा सा सोच लो बस, फिर जवाब दे दो। ज्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। अच्छा ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा ना। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दूं, ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा अपन वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट।
वेरी गुड। तो सबसे बढ़िया जो आंसर है वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। क्यों? क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आकर के ओपन हो जाती है। तो अपन कहां से पानी को रीअब्जॉर्ब करना पसंद करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट से। क्या कलेक्टिंग डक्ट से अपन वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या आपको जिन सर ने पढ़ाया उन्होंने लिखवाया है कि एक बार चेक कर लो कि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है क्या? चेक तो कर लो एक बार। देखो अपन को यहां से अब अपना काम क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, और वो रीअब्जॉर्ब करना है तो इधर से आएगा ना। अब अच्छा एक बात बताओ, जो वाटर है वो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करता है। मतलब कि वो बाहर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक होना चाहिए कि हाइपोटोनिक होना चाहिए? हाइपर होना चाहिए। अभी करंट की कंडीशन में क्या बाहर का मीडियम से मेरा मतलब क्या है, मेडुला का जो रीजन है वो हाइपरटोनिक है कि कैसा है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अब अपना पहला टारगेट क्या है कि इस बाहर के मीडियम को हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक करना पड़ेगा। और हाइपरटोनिक के लिए क्या हमें इसमें सॉल्ट ज्यादा करना है कि वाटर ज्यादा करना है? सॉल्ट ज्यादा करना है। तो बताओ मेरे को सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए लूप ऑफ हेनले हेल्प कर सकता है क्या? कर सकता है। मैंने बताया था कि इसकी जो असेंडिंग आर्म होती है वो परमिएबल होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? NaCl के लिए। तो NaCl बाहर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इधर से भी तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसी के साथ में किसके साथ में? इसी के साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी कलेक्टिंग डक्ट से आ जाता है। कहां पे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब बताओ सॉल्ट भी है और यूरिया भी है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक हुआ है कि हाइपोटोनिक हुआ है? हाइपरटोनिक हो गया है। क्या अब वाटर इधर से इधर आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? आ गया। देखो ध्यान से सुनना है ना। इधर आ गया क्या? वाटर किस में आया है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब बताओ इस वाटर को क्या मैं इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही पड़ा रहने दूं क्या? भाई ये जो प्रोसेस है अपन को तो पूरे दिन करना है ना। अरे यूरिन का फॉर्मेशन तो पूरे दिन ही चलता रहता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार इधर वाटर आ गया बस आराम करो। तो इसका मतलब अब इस वाटर को यहां से हटाना पड़ेगा। अब देखो इसका काम तो हो गया इधर। अब दूसरा काम किसका आएगा? वासा रेक्टा का आएगा। अब इस वाटर को हमें किस में डालना है? वासा रेक्टा में डालना है। किस में डालना है? वासा रेक्टा में। लेकिन वासा रेक्टा के अंदर वाटर तो तब जाएगा ना जब अंदर का मीडियम कैसा हो? हाइपरटोनिक हो। क्या प्रेजेंट में या फिर करंट सिचुएशन के अंदर क्या अंदर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक है क्या? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो NaCl था मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, उसको कहां पे डाल देंगे? वासा रेक्टा में। अरे डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। क्या अब वासा रेक्टा के अंदर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक हो गया है? क्या अब इसके पीछे पीछे जो पानी है वो चला जाएगा क्या? चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इधर जो फ्लो होता है ऊपर की तरफ होता है, इधर जो फ्लो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो अभी इधर देखो क्या क्या चीज है, NaCl प्लस H2। ये ऐसे मूव करते करते इधर वाली आपके पास में आ जाते। आ गए? अरे आ गए क्या? आ गए। फिर अपन ने पढ़ा था कि ये वाली जो आर्म होती है लूप ऑफ हेनले की, जो डिसेंडिंग आर्म है वो किसके लिए परमिएबल है? H2O के लिए। और H2O का जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस होता है या फिर डिफ्यूजन होता है? डिफ्यूजन तो एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन वो भी किसके थ्रू ही होगा? अरे बाहर का मीडियम कैसा होना चाहिए? हाइपरटोनिक होना चाहिए। क्या अभी बाहर का मीडियम हाइपरटोनिक है? नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इधर से जो NaCl आया था उसको वापस से बाहर भेज देंगे। वापस से बाहर भेज दिया। अब बताओ यहाँ का मीडियम कैसा हो गया है? हाइपरटोनिक। और ये किसके लिए परमिएबल है? H2O के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पे बताओ H2O आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। क्या अब इस H2O को मैं यहीं पे पड़ा रहने दूं? इसको हटाना पड़ेगा। कहाँ पे हटा सकते हैं अब इसको बताओ?
वासर एक्टा ही तो ऑप्शन है, इधर से भी तो वही लेके आ रही थी, इधर से भी। लेकिन अब वासर एक्टा के अंदर का मीडियम कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक। क्या अभी है, क्या अभी तो नहीं है, क्योंकि NaCl तो तुमने बाहर निकलवा दिया है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब वो करेंगे जो आपको नहीं पता है और ना ही एनसीईआरटी ने दिया है। अब हम जो करेंगे कि इस पीपीटी से थोड़ा सा यूरिया उधार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूरिया उधार ले लेते हैं। जैसे यूरिया इधर आया, अंदर का मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। क्या बताओ, वाटर अंदर चला जाएगा क्या, चला जाएगा। अब यूरिया का अपन ने उधार लिया था, उधार लेने का मतलब क्या होता है, लिया है तो देना भी पड़ेगा वापस। जब अपना काम हो जाता है तो इसको यूरिया को वापस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है पीसीटी से यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और सीक्रेशन भी होता है। वो यहाँ पे होता है। ये कौन बोलता है, एनसीईआरटी नहीं बोलती है, वो भूल गई है बोलना, उसने बस यहीं तक का बता दिया है। उसने ये भी बताया है कि NaCl के बारे में, देखो NaCl के बारे में उसने क्या बताया है कि जो लूपो फ्रेंडली की जो कौन सी वाली आर्म होती है, असेंडिंग आर्म होती है, उससे NaCl बाहर आता है। फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है कौन सी वाली में, डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासर एक्टा में, और इसको वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसमें, किसकी हेल्प से, असेंडिंग आर्म ऑफ वासर एक्टा से। कहां से, देखो कहां से लिया था अपन ने, मेडुलरी से लिया था ना, और वापस से मेडुला में इसको क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है। एक तो ये बात एनसीईआरटी बोलती है। दूसरी बात एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दी collecting duct which is transported back into the collecting duct via loop of Henle की कौन सी वाली आर्म, डिसेंडिंग या असेंडिंग, असेंडिंग वाली से। वो होगा क्या कि ये जो यूरिया होता है ये बाहर आ गया था मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और ये पैसिव प्रोसेस से कहां पे चले जाता है, इस लूप में चला जाता है, और वापस से इधर आकर के हमें थोड़ा सा इसका मीडियम जो है वो चेंज करना होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा अमाउंट अपन इसमें क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो जाएगा फिल्ट्रेट, उसमें क्या वाटर रहेगा क्या, बहुत कम रहेगा। कितना कम रहेगा, देखो अब अपन अगर बात करते हैं इसमें से क्या आ रहा होगा, फिल्ट्रेट आ रहा होगा, इधर से क्या आ रहा होगा, फिल्ट्रेट आ रहा होगा। देखो अपन ने इधर से क्या कर लिया, इसको वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया है। तो बताओ उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है अब इधर वाले में कि वाटर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है। तो सॉल्ट ज्यादा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो देखो जब अपन इधर से इधर मूव करते हैं तो देखो कैसे कैसे बढ़ती जाती है, 400, 600, 800, और अल्टीमेटली यहाँ पे आने के बाद में तो उसका देखो पूरा का पूरा जो पानी था वही क्या आ जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे अपन, तो कितना हो जाता है, 1200 हो जाता है। फिर अपन ने इधर से बात किया तो अपन ने अब उसको किसको रिलीज कर दिया है, NaCl को। अब NaCl को रिलीज कर दिया है, इसका मतलब उसके पास में कौन सा कंटेंट रहा होगा, वाटर वाला। तो जैसे जैसे अपन वापस से ऊपर जाएंगे तो देखो ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन जब पीसीटी से लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करते हैं तो जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक होता जाता है, लेकिन जब लूप ऑफ हेनले से डीसीटी की तरफ मूव करते हैं तो जो मीडियम है वो हाइपोटोनिक होता जाता है। और अल्टीमेटली अगर अपन बात करते हैं तो ये जो डीसीटी वाला जो रीजन है यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 200 मिली ऑस्मोल -1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे था कितना, ये 300 था, और जो रिलीज होगा तो वो तो यहाँ से रिलीज होगा एंडिंग वाले पार्ट पे, यहाँ पे कितना हो गया है 1200। तो कितना मल्टीप्लाई करें अपन 300 में कि ये 1200 आ जाएगा, 4 टाइम्स। इसलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमंस की या फिर जो मैमल्स की जो किडनी होती है उनके पास में इतनी एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। कैसे किया है 4 टाइम, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया था वो कितना था, 300 वाला था, लेकिन आपसे जो रिलीज होगा वो कितना वाला है, 1200 वाला है। तो बताओ 4 टाइम्स कंसंट्रेट किया है या नहीं किया, किया ना। कि जो असेंडिंग आर्म थी उससे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl को लिया, उसको फिर वापस से अपन ने किसमें एक्सचेंज करवाया, वासर एक्टा की डिसेंडिंग आर्म में, और इसको वापस से ट्रांसपोर्ट करवा दिया कहां से, असेंडिंग आर्म ऑफ वासर एक्टा से। ऐसी एक और लाइन है किसके लिए, यूरिया से, यूरिया के लिए कि क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट व्हिच इज एक्सचेंज या फिर ट्रांसपोर्टेड बाय द लूप ऑफ हेनले। देखो इधर से यूरिया आया, वापस से इधर जाकर के वापस से इधर ही आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपन इधर करते रहेंगे। और बाकी हमने क्या लिया था, यहाँ से पीसीटी से लिया था, उसको उधार लिया था, तो वो वापस से लौटा दिया है। इसलिए बोला जाता है कि पीसीटी से रीअब्सॉर्प्शन भी होता है यूरिया का और सिक्रेशन भी होता है। यही तो क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को
या फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन सी स्ट्रक्चर का ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल है? लूप ऑफ हेनले एंड वासरेक्टा। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर के नाम बता दिए। अगर अपन बात करते हैं कि कंपोनेंट कौन से हैं जिनका ज्यादातर रोल है इस यूरिन को कंसंट्रेट करने में, NaCl और यूरिया। और यूरिया, H2O को तो अपन को रीअब्जॉर्ब करना ना, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं अपन? NaCl की वजह से और यूरिया की वजह से। अगर NaCl नहीं आएगा तो बताओ मीडियम कैसा नहीं होगा? हाइपरटोनिक नहीं होगा। हाइपरटोनिक नहीं होगा तो क्या इधर से पीछे पीछे पानी आएगा? क्या नहीं आएगा? पानी नहीं आएगा तो बताओ रीअब्जॉर्ब करेंगे क्या? रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो बताओ वाटर के साथ में, यूरिन के साथ में वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जो यूरिन है वो डायल्यूट होगा, कंसंट्रेट होगा, डायल्यूट होगा। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि बताओ मैंने किसी भी किडनी के हटा दिया है लूप ऑफ हेनले को, तो बताओ अब यूरिन क्या होगा? ऑप्शन है यूरिन बनेगा ही नहीं। ऑप्शन है यूरिन बनेगा लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में बनेगा। यूरिन जैसा पहले बन रहा था वैसे ही बनेगा, पहले से ज्यादा डाइल्यूट बन जाएगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले का ही तो है। NaCl रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, NaCl नहीं है तो रीअब्जॉर्ब कैसे करवाओगे? तो वो जाएगा और डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। हाँ ठीक है, देखो अपना जो टारगेट है वो क्या करना है अपन को कि कलेक्टिंग डक्ट से अपन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी अपनी बॉडी में ही रीअब्जॉर्ब करे। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि बॉडी से पानी बाहर जाए, और उसको रीअब्जॉर्ब करने का सबसे ज्यादा जो, या फिर जो सबसे बढ़िया जो साइट है वो कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट है। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो आएगा तो किससे? पैसिव प्रोसेस से। तो अपन अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर अपन कोई मशीन लगाते हैं या फिर कोई भी ATP सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि वाटर तो हमेशा पैसिव प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन से आता है, और वो भी किसके थ्रू आएगा? हाइपरटोनिक के। तो बाहर का मीडियम कैसा होना चाहिए? हाइपरटोनिक होना चाहिए। तो उसको बाहर के मीडियम को हाइपरटोनिक करने के लिए हमने पता है कि जो लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग आर्म है वो किसके लिए परमिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वापस से बाहर आ गए। जैसे ही NaCl बाहर आया, NaCl को आपको पता है नमक बोला जाता है, ठीक है? तो जैसे ये नमक कहाँ पे आएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा। इस नमक के पीछे पीछे 7 समंदर पार करता हुआ कौन भी आ जाता है? पानी भी आ जाता है। आ गया पानी। अब जैसे ये पानी यहाँ पे आया तो इस पानी को अपन यहाँ पे ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दे क्या? नहीं, बिकॉज बाकी का फिर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब अपन क्या चाहते हैं कि इस यहाँ पे जो वाटर है इसको अपन कहीं दूर लेके जाएं। अब दूर ले जाने के लिए अब ऐसा तो नहीं कि इसमें डाल दे, क्योंकि ये तो परमिएबल ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? वासरेक्टा में डालेंगे। लेकिन वासरेक्टा से भी पूछे कि भाई तुम पानी लेना चाहोगे? कि ले तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले मीडियम कैसा होना पड़ेगा? हाइपरटोनिक होना पड़ेगा। कि उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, हमारे पास में जुगाड़ है। अपन ने क्या किया? NaCl को अंदर डाल दिया। जैसे NaCl अंदर गया, अंदर का मीडियम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। बताओ पानी पीछे पीछे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब NaCl और वाटर दोनों साथ साथ घूमते घूमते किधर आ जाते हैं? इधर आ जाते हैं। इधर पता लगे कि यार अच्छा इधर से भी अपन को पानी रिलीज करवाना है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले को बोला अपन ने कौन से वाले? डिसेंडिंग या असेंडिंग को? डिसेंडिंग को। कि पानी को रीअब्जॉर्ब कर तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर का मीडियम कैसा करो? हाइपरटोनिक करो। कि उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, मैं करूंगा। NaCl पार आ गया पानी पानी, इधर क्या पानी पानी हो गया। क्या मैं इधर ही रहूं क्या? कि नहीं इधर तो नहीं रहना तेरे को, कि कहाँ पे जाना पड़ेगा? वासरेक्टा में। कि चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर का मीडियम कैसा कर दो? हाइपरटोनिक कर दो। कि उसकी टेंशन तुझे नहीं लेनी है, मैं करूंगा। ठीक है, कर दो। अब क्या NaCl तो वापस आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेडुलर में चला जाएगा वापस से। तो अपन PCT से क्या ले लेंगे? अब यूरिया ले लेंगे। PCT हमें क्या दे दो? थोड़ा सा यूरिया उधार दे दो। उधार लिया तो हम वापस भी कर देंगे। यूरिया जैसे ही आया, अंदर का मीडियम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। H2 अंदर आ गया, अपना काम हो गया। यूरिया अपन ने वापस से लौटा दिया। अब ये देखो जो वासरेक्टा है ये तो तुम्हें पता ही है ना, है क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क है। पर कैपिलरी आगे क्या बना लेगी? वेन्यूल्स बना लेगी। वेन्यूल्स आगे क्या बना लेगी? वेन्स बना लेगी। वेन्स आगे क्या बना लेगी? वेना कावा बना लेगी। और वो तो हार्ट के पास में पहुंच जाएगा वापस से, और वापस से बॉडी में क्या हो जाएगी? उसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। हार्ट से फिर वापस से किडनी में जाएगा, और ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो इधर जो वाटर है वो तो अपन बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा ऐसे ही ऐसे। अब अपन ने क्या किया कि ये जो यहाँ से यूरिन जो रिलीज हो रहा है वो इस फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा कंसंट्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे कितना था? 300 था, और यहाँ से जो रिलीज होगा वो कितना है? 1200। तो कितना टाइम हो गया है? वो 4 टाइम हो गया है। अच्छा, इसको करवाने में कौन सी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल है? वासरेक्टा और लूप ऑफ हेनले। इसको करवाने में कौन से कंपोनेंट का
इंपॉर्टेंट रोल है NaCl और यूरिया का। वाटर का है क्या? वाटर का नहीं है, वाटर को तो अपनी बॉडी में रिलीज करना है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये नहीं है, तो बताओ तुम वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा पाओगे क्या? नहीं करवा पाओगे। मतलब अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है। अब देखो लाइन तो एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया है कि जो यूरिया अपन ने कलेक्टिंग डक्ट से निकाला वो किस में गया है? लूप ऑफ हेनले में। लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं पे भी ये वाला बात तो नहीं बताई है कि ये जो लिम्ब है कौन सा वाला, डिसेंडिंग है असेंडिंग? असेंडिंग। ये यूरिया के लिए भी परमिएबल है, लिखी नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप बताओगे कि परमिएबल है या नहीं है? है। अगर परमिएबल नहीं होती तो बताओ यूरिया चला जाता है क्या उसमें? नहीं चला जाता। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि जो लूप ऑफ हेनले होता है इसकी जो एसेंडिंग आर्म होती है इसमें हम यूरिया को सीक्रेट करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट बोलना सही रहेगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि सीक्रेशन हमेशा हमेशा एक्टिवली होता है। सीक्रेशन हमेशा हमेशा कैसा होता है? एक्टिवली प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। अपन इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं एक्टिव। ये कैसा जाएगा? इधर यूरिया था क्या? नहीं था, तो वो अपनी ऑस्मोस की डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से जाता है। कभी भी इसमें क्या है? एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अपन को बस यही बताना है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किसके लिए परमिएबल है? यूरिया के लिए परमिएबल होता है, ना कि उसमें सीक्रेशन होता है। ठीक है, सीक्रेशन अपन टर्म यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला का, लेकिन ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है। अगर आपसे पूछा जाता है ये पार्ट कौन सा होता है? पीसीटी है। ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो कुछ मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, उनके जवाब देना। आपने कभी तीन टर्म का नाम आपको पता है या बताना? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इनका मतलब समझ में आता है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखो यहाँ पे जो ब्लड होता है ना अपना, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो भी कितनी होती है? 300 ही होती है। कितनी होती है? 300 होती है। तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि बताइए जो पीसीटी है वो अपनी ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है? आइसोटोनिक है। इधर भी 300, उधर भी 300। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा की कंपैरिजन में जो डीसीटी है उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है? हाइपोटोनिक है, क्योंकि कितना है? 200 है। अगर वापस से एक और क्वेश्चन, जो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन पास हो रहा है उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो एज कंपेयर टू दी पीसीटी हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है? हाइपरटोनिक है। यहाँ पे 300 था, वहां पे 1200 आ जाएगा। अब मैं आपसे एक और पूछता हूँ, जब हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है तो वो अपनी इनिशियल जो फिल्ट्रेट होता है उससे कितना गुना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है? 4 टाइम्स। यहाँ पे 300 था, इधर कितना है? 1200 है। इन सवालों के जवाब दे पाओगे? अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए मेडुला में, किसमें? इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन को, ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए जो हमें दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं? NaCl और यूरिया। बताइए इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में या फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म को करवाने के लिए दो स्ट्रक्चर जो होती है इनका किस किस का रोल होता है? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का होता है। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म में जिससे अपन ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं? कलेक्टिंग डक्ट होती है। प्लाज्मा के कंपैरिजन में जो दूसरी लाइन है वो ऐसे लिख लेना, देखो, हाँ, पॉइंट बना करके, मतलब शॉर्ट में ही। ब्लड प्लाज्मा के ऐसे करके कंपैरिजन में किसकी? डीसीटी की, लूप ऑफ हेनले की और कलेक्टिंग डक्ट की। अब इसके आगे आगे करते जाओ। डीसीटी की बताओ कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक। लूप ऑफ हेनले की क्या ज्यादा होती है? नहीं आ रहा क्या? हाइपरटोनिक। और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, उल्टा लिख दिया है। कलेक्टिंग डक्ट की भी क्या होती है? हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे ये भी लिख लो कि ब्लड प्लाज्मा की होती कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल -1 है। यहाँ की कितनी है? 200 है। ये सबने देखो, ब्लड प्लाज्मा की कितनी होती है? 300 होती है और डीसीटी की कितनी होती है? 200। तो बताओ उससे वो कम है ना? कम है तो अपन क्या बताएंगे? हाइपोटोनिक। हाइपो को मतलब होता है कम। अगर
ब्लड प्लाज्मा की कितनी है 300 है और यहाँ पे कितनी है 1200, 1200 ज्यादा हो गया तो हाइपर हो जाएगा। ऐसी कलेक्टिंग डक्ट का भी क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। ये तो अपन ने सबका कंपेयर किया किसके साथ में ब्लड प्लाज्मा के साथ में। अब ऐसा ही अगर अपन देखते हैं एक बार इधर देखो यहाँ पे 300 था, ये पीसीटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पीसीटी का और डीसीटी का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीसीटी का कितना है 300 है, डीसीटी का कितना है 200 है, तो पीसीटी के कंपैरिजन में ये कितना हो जाएगा हाइपो हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि डीसीटी के कंपैरिजन में पीसीटी का बताओ, हाइपर हो जाएगा। डीसीटी के कंपैरिजन में कलेक्टिंग डक्ट का बताओ, हाइपर हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में लूप ऑफ हेनले का बताओ, हाइपर हो जाएगा। तो वो किसी का भी पूछ सकता है, मैंने एक एग्जांपल के लिए ब्लड प्लाज्मा के लिए बता दिया है क्योंकि ज्यादातर वही आता है ब्लड प्लाज्मा का। अब दूसरी बात आता है एक और, अगला पॉइंट लिखो, the concentration of medullary interstitium maintained by NaCl and urea। हाँ तुम तो नीचे लिखोगे ना ये लिख दिया द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखो इधर बात, ये है पूरा का पूरा मेडुला। अगर बाई चांस मान के चलो कि अगर यहाँ से ये NaCl नहीं आया होता, क्या अपन इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर पाते, नहीं कर पाते। इधर से ये यूरिया नहीं आया होता, क्या इधर से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर पाते। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इन्होंने ही तो क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के तो क्या है, इस मेडुलर जो मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम है इसकी क्या किसको मेंटेन किया है, कंसंट्रेशन को मेंटेन। हाँ अब इधर देखो आप, इससे ये समझ में आ गया कि ये जो कंसंट्रेशन है वो किसकी वजह से मेंटेन हो रही है, NaCl और यूरिया की वजह से मेंटेन हो रही है। ठीक है भाई, हो रही है। अच्छा आपको ये समझ में आया इधर बताओ कि अपन ने NaCl को लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग आर्म से निकाला था, ठीक है। फिर इसको अपन ने कहां पे एक्सचेंज किया, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म में। फिर ये वापस से NaCl इसी में कहां पे आ गया, वासा रेक्टा की असेंडिंग आर्म से आ गया था। ये लाइन समझ में आई क्या आपको, तो ये क्या हो गया है, हिसाब बराबर हो गया है। दूसरी बात कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उधर से भी थोड़ा सा अमाउंट अपन क्या ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं। अब ये यूरिया इधर आया, इसको वापस भी तो भेजना पड़ेगा ना, तो ये यूरिया क्या है इधर आता है वापस से इधर चला जाता है। Small amount of urea is also reabsorbed from the latter part of the collecting duct, which is absorbed from the loop of Melle and transported back to the into collecting duct। जो यूरिया होता है थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का हम कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसको लूप ऑफ हेनले के द्वारा वापस से कलेक्टिंग डक्ट में ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लिखवा भी देता हूं, देखो NaCl का सबसे पहले कहां पे जाएगा ये, अरे इधर देख लो, जो NaCl था कहां पे था पहले, वो लूप ऑफ हेनले की कौन सी वाली आर्म में, डिसेंडिंग या असेंडिंग में, डिसेंडिंग या असेंडिंग में, असेंडिंग आर्म में, असेंडिंग लिम्ब में था। वहां से कहां पे आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। फिर इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे कहां पे चला जाएगा, वासा रेक्टा में। लेकिन वासा रेक्टा की कौन सी आर्म में, डिसेंडिंग लिम्ब में। फिर यहां से ट्रांसपोर्ट होते हुए कहां पे आ जाता है, वासा रेक्टा की, और फिर वापस से मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
ये यूरिया के लिए जो लाइन थी वो लिख दिया। आगे दोनों लाइनें समझ में। आगे बात करते हैं यूरिन की। जो यूरिन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो उसमें पाया जाता है वाटर, सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो NaCl, यूरिया और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। उसका जो पीएच होता है उसका किसका, यूरिन का, वो होता है 6 और उसको बोला जाता है स्लाइटली एसिडिक होता है। कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। पर डे की अगर अपन यूरिन की बात करते हैं तो कितना एक्सक्रीशन होता है, 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। इसमें यूरिया कितना होता है, 25 से 30 ग्राम। यूरिन का जो एनालिसिस है वो हेल्प करता है हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, है ना। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्लड टेस्ट किया जाता है, वैसे आपने सुना होगा सीरम टेस्ट किया जाता है, वैसे एक होता है यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट है तो यूरिन में क्या चीज चेक करते हैं, देखो यूरिन में होना तो क्या चाहिए, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, आदर सब। लेकिन अगर बाई चांस, कौन सी चांस, बाई चांस आपके यूरिन में आने लग गया ग्लूकोज, मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लग गया, इस कंडीशन को देखो क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। और अगर आपके यूरिन में आने लगी है कीटोन बॉडीज, नाम तो सुना होगा एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे कीटोन बॉडीज होती हैं, तो अगर आपके यूरिन में आने लग जाती हैं कीटो बॉडीज या फिर कीटोन बॉडीज, इसको बोल दिया जाता है कीटो यूरिया। क्या बोल दिया जाता है, कीटोन यूरिया। अगर यूरिन में क्या आ जाता है, ग्लूकोज हो जाता है, तो कंडीशन का नाम क्या होता है, ग्लाइकोस्यूरिया होता है। अगर यूरिन में क्या आ जाता है, कीटोन बॉडीज आ जाती है, तो कीटोन यूरिया होता है। और इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है।